ready? Are you ready? हेलो एवरीवन। और सबसे पहले राम राम भाई सारे आने। आज 22 जनवरी 2024 और आज का ये दिन भारत के इतिहास में हमेशा एक महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि आज के दिन रामलला की मूर्ति विराजमान हो गई अयोध्या मंदिर में। और उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, चीफ मिनिस्टर का भाषण सुना, काफ़ी सारे भाषण सुने। तो उसमें उन्होंने कहा कि चलो मंदिर तो बन गया, जो काफ़ी सारी हिंदुओं की आस्था थी मंदिर में, 500 सालों से इंतज़ार कर रहे थे मंदिर का, मंदिर तो बन गया, तो इसके बाद क्या? तो इसके बाद हमें जो है भारत के अगले 1000 सालों तक का फाउंडेशन हमें रखना है। और उसमें जितना भी छोटे से छोटा योगदान हम लोग दे सके, वो योगदान भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने सुना होगा रामायण में एक गिलहरी की कहानी, जब राम सेतु बन रहा था तो वो गिलहरी एक छोटे छोटे कंकड़ लाके राम सेतु में डाल रही थी, तो उसका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही एक विकसित भारत के लिए हम सबका योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो जैसा कि आपके जेई मेंस के एग्ज़ाम 24 से स्टार्ट होने वाले हैं, और जेई मेंस का जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है हमने कवर कर लिया, वेक्टर अलजेब्रा भी हमने कवर कर लिया। ये लास्ट चैप्टर बचा था 3D ज्योमेट्री। एक्चुअली इस पूरे के पूरे क्रैश कोर्स को एक हफ़्ता पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था आइडियली, अगर हम लोग देखें। बट हुआ ये कि हॉस्टल शिफ्ट हो गया, और उस हॉस्टल शिफ्टिंग में यार 2-3 दिन उधर पैकिंग में ही निकल गए। फिर इधर आने के बाद 1-2 दिन इधर पूरा सामान रखने में, ऊपर से हमारे टेबल बेड ये सब आने में ही 1-2 दिन लग गए। तो उस वजह से ये जो क्रैश कोर्स है ये टाइम पे ख़त्म नहीं हो सका। बट कोई बात नहीं, 3D ज्योमेट्री के साथ हम लोग इस क्रैश कोर्स को ख़त्म करेंगे। 3D ज्योमेट्री की अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। प्लेन का जो पूरा पोर्शन था वो पूरा का पूरा पोर्शन 3D ज्योमेट्री से जेई मेंस के लिए हट चुका है। बट जेई एडवांस के लिए अभी भी पूरा सिलेबस इंक्लूडेड है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट और नॉर्मल का पार्ट हो, चाहे वो 3D ज्योमेट्री में प्लेन का पार्ट हो। ये सारा का सारा पार्ट जेई एडवांस के लिए इंक्लूडेड है, जेई मेंस के लिए उन्होंने इस पार्ट को हटा दिया है। तो चलो 3D ज्योमेट्री के वन शॉट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ा है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2D के लिए पढ़ा है, एक प्लेन के लिए पढ़ा है। तो एक प्लेन में अगर हमें किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है तो हमें बस दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट एप्सिसा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट दैट इज़ नोन एज ऑर्डिनेट, एप्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एप्सिसा और ऑर्डिनेट से ही हम किसी प्लेन में किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट अगर हम लोग हमारे आजू बाजू में देखें तो हमारे आजू बाजू में जितना भी स्पेस है वो सब 3D है, 3 डायमेंशनल है। तो वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस के काम नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, दैट इज़ जेड एक्सिस। और इसी के साथ हमारा जो 3D ज्योमेट्री है वो 3D ज्योमेट्री बनता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D के लिए वो 3 एक्सिस से मिलके बनता है, और इन 3 एक्सिस से तुम प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो, या फिर स्पेस में जो भी तुम्हारी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है उन ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हो। तो ये 3 एक्सिस कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट के वो होंगे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में दो पॉइंट्स के बीच में जिनके कोऑर्डिनेट्स हो x1 y1 एंड x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर 3D में दो पॉइंट्स है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा d, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक्चुअली प्रूफ भी है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका, बट प्रूफ की बात हम लोग नहीं करेंगे, ये वन शॉट है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। अब किसी पॉइंट का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन से क्या होगा, पहले तो समझो कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। तो मान लो ये 3D में तुम्हारा एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसा ये जेड एक्सिस बाहर आता हुआ। तो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनता है दैट इज एक्स वाई प्लेन। वाई और जेड एक्सिस से जो प्लेन बनता है दैट इज वाई जेड प्लेन। और एक्स और जेड एक्सिस से मिलके जो प्लेन बनता है दैट इज एक्स जेड प्लेन।
तो अगर मैं कोई पॉइंट P कंसिडर करूँगा विथ इट्स कोऑर्डिनेट्स x, y, z, तो उस पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, सो दैट इज मॉड z। करेक्ट है कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज़ को? सो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन इज मॉड z, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन इज मॉड x, और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स जेड प्लेन इज मॉड ऑफ y। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें पहले कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा किसी भी पॉइंट का? मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है P विथ कोऑर्डिनेट्स स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई कॉमा स्मॉल जेड, तो उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? तो इमेजिन करो ये ऐसा डिस्टेंस होगा एक्सिस से, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट, ये उसका जेड कोऑर्डिनेट। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो तुम्हारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर तुम पॉइंट P का डिस्टेंस निकालोगे वाई एक्सिस से, सो दैट विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर तुम जेड एक्सिस से देखोगे पॉइंट P का डिस्टेंस, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जैसा हमने देखा था पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा, फिर हमने सेक्शन फार्मूला वेक्टर अलजेब्रा में देखा। तो सेक्शन फार्मूला बहुत ही ईजी है। अगर मान लो कोई दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और यहाँ पे है बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2। और अगर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूँ P विथ कोऑर्डिनेट्स x, y, z ऑब्वियसली, और ये जो P पॉइंट है ये m:n के रेशो में इंटरनली ए बी को डिवाइड कर रहा है। दिस पॉइंट P इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो m:n इंटरनली। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये होगा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट क्या होगा? mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये जो इंटरनल डिवीजन के लिए मैंने लिखा है फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूला मैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी लिख सकता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक्सटर्नल डिवीजन जो है इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जब पॉइंट उन दोनों पॉइंट्स के बीच में है ही नहीं, तो वो कैसे डिवाइड कर सकता है उन दोनों पॉइंट्स को? तो देखो कैसे हमने एक्सटर्नल डिवीजन को डिफाइन कैसे किया है। तो यहाँ पे कोई मेरा पॉइंट है ए विद इट्स कोऑर्डिनेट्स एज x1, y1, z1, और ये है मेरा पॉइंट बी विद इट्स कोऑर्डिनेट्स एज x2, y2, z2। और कोई पॉइंट P है एंड पॉइंट P शुड बी इन कोलीनियर विथ ए एंड बी। ठीक है, पॉइंट P ए और बी के कोलीनियर होना चाहिए एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। और भी इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। तो एक्सटर्नल डिवीजन मतलब पी ए का डिस्टेंस विच इज़ m, और यहाँ से पी बी का डिस्टेंस विच इज़ n। तो ऐसे हमने एक्सटर्नल डिवीजन को डिफाइन किया हुआ है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं फिर? तो तुम इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो दैट ए पॉइंट इज डिवाइडिंग पी बी इन द रेशियो m, n माइनस m। ऐसे भी तुम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो P के। देखो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो रहा है, जो बीच का पॉइंट है A, दैट पॉइंट A इज डिवाइडिंग PB इंटरनली एंड P इज डिवाइडिंग AB एक्सटर्नली। तो दोनों में से कोई भी लॉजिक लगा के तुम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो जो P है, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? P के कोऑर्डिनेट्स आते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई m माइनस n, my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, और mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। सो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन इन सेक्शन फार्मूला। अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूला देखूँ तो दो पॉइंट्स है और दोनों का मिड पॉइंट अब तो सब लोगों को पता चल ही गया होगा क्या आना चाहिए ये फार्मूला। एंड हियर इज आवर पॉइंट P विच इज़ मिड पॉइंट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 plus y2 by 2. So mx2 plus nx1, here m and n both are same, so 1:1 is the ratio, and z1 plus z2 by 2. चलो आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो अगर तुम्हारे पास कोई एक ट्राइंगल है, मैं सभी का सभी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो येलो इंक से लिख रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन हम लोग वाइट इंक से करेंगे, जिससे तुम जब पढ़ो तो तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। चलो यार, ये येलो वाला जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो
वाइट इंक से लिखा हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्विंग है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स है ट्राइंगल के ए इज़ x1 y1 z1, ये वैसे पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं, ये तो तुम बस पढ़ के भी समझ जाओगे, बट नोट्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस वजह से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। बी इज़ x2 y2 z2 एंड सी पॉइंट इज़ x3 y3 z3। तो जो सेंट्रॉइड होगा इस ट्राइंगल का, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, तो इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको डिराइव भी कर सकते हो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशो 2:1। तो पहले तो ये बी सी का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लो, और फिर मान लो डी है मिड पॉइंट बी सी का, तो ए डी को ये जो जी है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ से सेक्शन फॉर्मूला लगा के तुम लोग सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर सकते हो, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन 3D ज्योमेट्री। अब चलते हैं, हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ से स्टार्ट होती है, 3D ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 3D ज्योमेट्री देखो समझने में थोड़ी सी अटपटी है थोड़ी सी वियर्ड है। जब तुम फर्स्ट टाइम 3D ज्योमेट्री को पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट देखोगे, तो तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बट थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, और सोचने से ज़्यादा इसको इमेजिन करो 3D ज्योमेट्री को, तो ये चीज़ें तुम्हारे लिए आसान बनेगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज समझ गए, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस समझना बहुत ही आसान चीज़ है। मान लो कोई एक वेक्टर है, देयर इज ए वेक्टर, और वो जो वेक्टर है, यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मान लो मेरा जेड एक्सिस है, एंड हियर आई हैव सम वेक्टर, लेट्स से ए वेक्टर। तो ये ऐसा मेरा वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है ना, दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस, देन दिस इज मेकिंग एन एंगल बीटा with y-axis, and this vector is making an angle of, let's say, gamma with z-axis, gamma। तो जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है, these are known as the direction ratios of this vector। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, एंड these direction ratios are denoted by L, M, N, where L is cos alpha, M is you can say cos beta, and N is cos gamma। तो इनको डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को, एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय L, M, N। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिलता है डायरेक्शन रेशियोज का, दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसका मैं प्रूफ भी तुम्हें दे देता हूँ, देखो यहाँ पे। तो अगर ये जो मेरा वेक्टर है, लेट्स से आर वेक्टर, ठीक है, ये जो मेरा वेक्टर है आर वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो इसका मैग्नीट्यूड है आर, इस आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना होगा, तो इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा आर कॉस अल्फा, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा आर कॉस बीटा, और जेड एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन आएगा आर कॉस गामा। तो ये जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ आर कॉस अल्फा आई कैप प्लस आर कॉस बीटा जे कैप प्लस आर कॉस गामा के कैप, करेक्ट है, ओके। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, है ना, इसका मैग्नीट्यूड यही तो आएगा। सो विच इज़ इक्वल टू आर। तो अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर करो और आर स्क्वायर कैंसिल करो, तो तुम्हारे रिजल्ट का तुम्हें यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और यू कैन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है, दैट सम इज इक्वल टू 1। ये हमारा है पहला रिजल्ट। यहीं से दूसरा रिजल्ट भी आता है, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या, 2। अब ये मत पूछना इसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और फिर वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। थर्ड चीज़, अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर लेना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए लाइन, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ एक लाइन के अलोंग, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे पता है, उस डायरेक्शन कोसाइंस DC, डायरेक्शन कोसाइंस R, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा बताओ। अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ एक लाइन के अलोंग जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे पता है, डायरेक्शन, तो वो क्या होगा। सो दैट इज बहुत ईजी है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और ये यूनिट वेक्टर होगा, ये कैसे पता हमें, अरे वो तो हमें पता ही है, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर मैं रूट में लूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए लाइन हुज डायरेक्शनल कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट, चलो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। चौथा रिजल्ट, अगर कोई लाइन, इफ ए लाइन मेक्स, अगर कोई लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, इफ ए लाइन अल्फा बीटा एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तो उसके डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शनल कोसाइंस तो या तो इधर हो सकते हैं या फिर इधर हो सकते हैं, तो उसके डायरेक्शनल कोसाइंस क्या आएंगे, तो उस लाइन के डायरेक्शनल कोसाइंस होंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या फिर ऑपोजिट साइड में दैट इज माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा। ठीक है, ये मुझे पहले से लिख के रखनी चाहिए था एक्चुअली रिजल्ट, बट मैं थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहा था एक्चुअली इनको लिखने में, क्योंकि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है उनको ढूंढ ढूंढ के सिंबल्स यहाँ पे ऐड करने पड़ते हैं, फिर ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो मुझे लेज़ी फील होता है, इस वजह से मैंने ये लिखा ही नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी, बस इसके आगे जो भी नोटिंग पॉइंट्स है वो नोटिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिफ्थ, डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होंगे, अभी हमने देखा कि अगर कोई लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, या फिर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। तो जो एक्स एक्सिस है वो खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, और वाई और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शनल कोसाइंस क्या होंगे, कॉस 0 कॉस 90 या फिर माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 90 माइनस कॉस 90। सो डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0, और यू कैन से -1 0 0। सिमिलरली डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस क्या होंगे बताओ, 0 1 0 और 0 -1 0। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शनल कोसाइंस लिखूंगा जेड एक्सिस के, तो जेड एक्सिस के डायरेक्शनल कोसाइंस क्या आएंगे, 0 0 1 या फिर 0 0 -1। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइंस हमने देख लिए, अगर कोई वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन इट्स डायरेक्शनल कोसाइंस आर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। डायरेक्शन रेशो जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल होता है। ओके, लैम्डा टाइम्स डायरेक्शनल कोसाइंस कर दो, यू विल गेट डायरेक्शनल रेशोज। सो लेट्स से माय डायरेक्शनल रेशोज आर a, b, c, then direction ratios are just multiple of directional cosines, LMN। मुझे भी ये चीज़ें बहुत वियर्ड लगती थी कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसका। अब भी लगता है कि क्या ज़रूरत है इसका पढ़ाने का। जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है फिर प्लेन के इक्वेशंस आते हैं, वो थोड़ा मेक सेंस करते हैं क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बट ये सभी चीज़ें डायरेक्शनल कोसाइंस डायरेक्शन रेशोज ये बस ऐसे ही दिमाग ख़राब करने के लिए है। चलो डायरेक्शन रेशोज की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। किसी लाइन का जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं वो यूनिक नहीं होते, जैसे कि हमने देखा अगर कोई लाइन है उसके डायरेक्शनल कोसाइंस यूनिक होते हैं, LMN या फिर -L -M -N। बट जो डायरेक्शन रेशोज है वो तो मल्टीपल्स है इसके, तो मल्टीपल्स है तो वो कितने भी हो सकते हैं, वो यूनिक नहीं होते। ठीक है, सेकेंड, अ वेक्टर अलोंग द लाइन विद डायरेक्शन रेशोज, अगर कोई तुम्हें डायरेक्शन रेशोज दे दे A B C, तो उसके अलोंग वेक्टर क्या आएगा,
ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, ठीक है। और अगर उसके अलोंग तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन रेशोज किसी लाइन के जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, x1 y1 z1 और x2 y2 z2 क्या होंगे, तो उसके अलोंग पहले तो एक वेक्टर लेना पड़ेगा तुम्हें, सो दैट वेक्टर इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो उसके मल्टीपल्स होंगे डायरेक्शन रेशोज, समझ रहे हो। और डायरेक्शनल कोसाइंस अगर देखने हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई मेन 2010 में आया था, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जेई मेन 2010 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलो ट्राई कर लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लाइन जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे तो हमें अल्फ़ा और बीटा गिवन है ना। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें हमें सबसे पहले तो अल्फ़ा गिवन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, दैट इज़ 45 डिग्री। और दूसरा हमें गिवन है बीटा, दैट इज़ 120 डिग्री। और हमें क्या बताना है कि ये लाइन जो है जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, दैट इज़ वी हैव टू कैलकुलेट गामा। और ऊपर से दिया है कि अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो हमें पता है डायरेक्शनल कोसाइन से, दैट इज़ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 इज सेम एज आई थिंक माइनस कॉस 60, है ना। कॉस 60 कितना होता है 1/2, सो दिस इज 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ देन कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस कितना आएगा, ये दोनों ऐड करके 3/4, ओके। सो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से कॉस गामा के दो वैल्यूज आएंगे, कौन कौन से, प्लस माइनस 1/2। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि गामा इज अक्यूट एंगल। अगर गामा अक्यूट एंगल है तो यहाँ से मैं कॉस गामा का एक ही वैल्यू लूंगा प्लस 1/2, सो दैट इम्प्लाइज गामा इक्वल टू वॉट, कितना 60 डिग्री, यस गामा इज 60 डिग्री। चलो तो ये इजी सा क्वेश्चन जो डायरेक्शनल रेशियोज डायरेक्शनल कोसाइंस पे आया था वो हो गया सॉल्व। और एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेन्स 2014 में आया था, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो जेई मेन्स 2014 में आया था। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शनल कोसाइंस सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो हमें लाइन्स गिवन है जिसके डायरेक्शनल कोसाइंस ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, और हमें उन दो लाइन्स के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। उन दो लाइन्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। शायद ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है ना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। हाँ एंगल बिटवीन टू लाइन्स का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, शायद किधर गया। ओ यहाँ पे होना चाहिए था कॉन्सेप्ट एंगल बिटवीन टू लाइन्स का। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, तो मान लो मेरे पास दो लाइन्स है, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2,
ये जो लाइन 1 है इसके डायरेक्शनल कोसाइंस है L1, M1 और N1, और ये जो लाइन 2 है इसके डायरेक्शनल कोसाइंस है L2, M2 एंड N2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल है कुछ थीटा। तो हमने पीछे ही पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू इन दोनों लाइंस का वेक्टर तुम्हें करना पड़ेगा, दैट इज L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर। ऐसे तुम कर सकते हो, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ L1 वेक्टर डिवाइडेड बाय इंटू मॉड ऑफ L2 वेक्टर। करेक्ट है। या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो, ये जो लाइन L1 का वेक्टर है दैट वेक्टर इज पैरेलल टू L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप, है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो अभी ये जो L2 लाइन है दैट L2 लाइन इज पैरेलल टू L2 आई कैप प्लस M2 जे कैप प्लस N2 के कैप, है ना। तो इन दोनों डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही सेम एंगल इन लाइंस के बीच में होगा ना। सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं मान लेता हूँ कुछ V1 वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ V2 वेक्टर। तो इस चीज़ को मैं लिखता हूँ V1 वेक्टर बाई V2 वेक्टर इंटू वी डॉट V2 वेक्टर डिवाइड बाई V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ना डायरेक्शन कोसाइंस का, वो 1 होता है मतलब ये यूनिट वेक्टर होते हैं, तो यूनिट वेक्टर होते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू V1 वेक्टर डॉट V2 वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 plus N1 N2. So the angle between two lines cos theta, if their directional cosines are given, is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, हाँ अभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो हमें क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है। पहली कंडीशन है आई कैन राइट L इक्वल टू माइनस ऑफ M प्लस N, है ना, दिस इज कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट को मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देता हूँ, होल स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2mn। हमें गिवन है L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास आएगा 2mn इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स mn इक्वल टू 0। मुझे फर्स्ट चीज़ क्या मिली, mn इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस 1 क्या होगा, केस 1 ये होगा कि यार m इक्वल टू 0 है, और दूसरा केस क्या होगा, केस 2। केस 2 ये होगा कि n इक्वल टू 0 है, दोनों में से कोई तो एक 0 है। तो अगर मैं पहले केस को सॉल्व करूँगा, दैट इज m को अगर मैं 0 मानूंगा, तो m को 0 मानूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएंगी, L प्लस एन इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, L स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, तो वो तो सेम होगी। बट एल एम एन क्या है, डायरेक्शनल कोसाइंस है तो इनकी एक इक्वेशन क्या होती है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और एम स्क्वायर क्या है हमारा, 0 है यहाँ पे, और L इक्वल टू माइनस एन है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2n स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज n के मुझे वैल्यूज़ मिलेंगे यहाँ से प्लस माइनस 1/√2। तो उसी के अकॉर्डिंग L के भी वैल्यूज़ होंगे माइनस प्लस 1/√2, है कि नहीं। तो लिखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस तुम्हें दो वैल्यूज़ मिलेंगे, एक तो 1/√2 0 और -1/√2, ये मुझे मिला फर्स्ट से। केस 2, जब n इक्वल टू 0, जब n इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, पहले तो n इक्वल टू अगर 0 है तो L प्लस एम इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे n 0 है, ठीक है, तो यहाँ से आएगा तुम्हें 2m स्क्वायर इक्वल टू 1, सो m इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो वहाँ से L के वैल्यू क्या आएंगे, L की वैल्यू आएंगे माइनस प्लस 1/√2। तो यहाँ से तुम्हें लाइन का दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, दूसरा लाइन का इक्वेशन तुम्हें मिल जाएगा प्लस माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 एंड 0, n इज 0।
तो ये दो लाइंस की इक्वेशन है, तुम इसमें से प्लस वाला पार्ट ले लो या फिर तुम माइनस वाला पार्ट ले लो, यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला लो या फिर यहाँ से प्लस वाला माइनस वाला लो। तुम्हारा एक लाइन L1 है, दिस इज लाइन L1, और ये है तुम्हारा लाइन L2। तो कोई सा भी तुम कॉम्बिनेशन ले सकते हो, दोनों का पहला पहला दूसरा दूसरा, बट दोनों में अगर तुम देखोगे लाइन L1 और L2 में अगर मुझे उनके डायरेक्शनल कोसाइंस पता है तो दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू, अगर तुम देखोगे मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लूँगा तो M1 M2 और N1 N2 तो जीरो ही होगा, करेक्ट है। देखो यहाँ पे ये इसका इसका M1 जीरो है और इसका N2 जीरो है, तो M1 M2 और N1 N2 हमेशा क्या होंगे, जीरो। बात आती है सिर्फ L1 L2 की, समझ रहे हो तुम। तो L1 L2 जो है या तो 1/2 होगा या फिर -1/2 होगा, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस लिया है या फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिया है। क्या होगा, 1/2 या फिर -1/2। तो हमारा जो कॉस थीटा है, दैट कॉस थीटा कैन कम टू वैल्यूज, दो वैल्यूज वहाँ पे आ सकती है, प्लस माइनस 1/2, है ना। तो हम कंसिडर कौन सी करेंगे तो तुमने अगर बेसिक सा अपनी स्कूल में पढ़ा होगा, दो लाइंस के बीच में जब भी हम लोग एंगल देखते हैं तो हम लोग हमेशा अक्यूट वाला एंगल देखते हैं। अगर तुम +1/2 लोगे तो एंगल 60 डिग्री आएगा, -1/2 लोगे तो एंगल 120 डिग्री आएगा। बट जब भी हम दो लाइंस के बीच में एंगल देखते हैं तो कौन सा एंगल देखते हैं, अक्यूट एंगल। सो वी विल टेक cos थीटा इज 1/2 एंड थीटा इज 60 डिग्री। आ गया समझ में, आंसर क्या होगा फिर इसका, 60 डिग्री। क्लियर है। चलो अभी चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो हमारा मेन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन। और मुझे लगता है सवाल या तो तुम्हें आएंगे डायरेक्शनल कोसाइन से या फिर तुम्हें आएंगे सवाल इक्वेशन ऑफ लाइन से। सर दो ही टॉपिक है कहाँ बाहर से सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ते हैं। और इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास थोड़ा तुम्हें अलजेब्रा का, वेक्टर अलजेब्रा आना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग भर भर के वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करने वाले हैं। तो लाइन की इक्वेशन को 3D में लिखने के दो तरीके हैं। 2D में तो हम लोग सिर्फ कार्टिशियन फॉर्म में लिखते थे, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है वो होते थे, बट वो सभी के सभी कार्टिशियन फॉर्म ही होते थे। बट यहाँ पे लाइन का इक्वेशन 3D में लिखने के दो फॉर्म्स है, एक है वेक्टर फॉर्म और दूसरा है कार्टिशियन फॉर्म। तो पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं लाइन का वेक्टर फॉर्म में। और मैं चाहूँगा कि जब तुम लोग ये पढ़ो, अगर तुम लोग ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो वीडियो को पॉज करके जब भी मैं इक्वेशन लिखूँ तो उसके बारे में सोचो कि हम इक्वेशन तक कैसे पहुँचे और मैंने इक्वेशन को कैसे लिखा है। ठीक है, तो मान लो ये मेरा लाइन है, लाइन L, एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट्स। ए पॉइंट इज ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, एंड बी पॉइंट इज ओके स्मॉल ए वेक्टर, और लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन डायरेक्शन। तो मुझे ये गिवन है कि ये मेरा लाइन जो है वो ए स्मॉल कैपिटल ए इस पॉइंट से पास कर रहा है, और उस कैपिटल ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। और मुझे ये चीज़ गिवन है कि जो मेरा लाइन है दैट लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। एक तरीके से ये पॉइंट स्लोप फॉर्म की तरह तुम्हें देख रहा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी हम लोग डायरेक्शन देते थे और एक पॉइंट देते थे, तो ये वैसे ही है। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखूंगा, देखो। अब इस लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट होगा, लेट से आर वेक्टर, तो जो मेरा आर ए वेक्टर है, ए आर वेक्टर या फिर आर ए वेक्टर तुम इसको बोल सकते हो, दिस ए आर वेक्टर विल ऑलवेज बी पैरेलल टू बी वेक्टर। करेक्ट है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। करेक्ट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। मैंने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ से जो मेरा आर वेक्टर है दैट आर वेक्टर विल बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो अगर तुम्हें किसी स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट गिवन है और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है वो गिवन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और इसको जनरल टर्म्स में तुम ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर दैट इज पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। इसमें तुम बस लैम्डा की वैल्यूज़ को चेंज करते रहो, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स इस लाइन पे मिल जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे समझ में नहीं आया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बट जब मैंने इसके बारे में सोचा देन आई गॉट टू नो कि हाँ यार कितना ब्यूटीफुल है ये सब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, अब लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं कार्टिशियन फॉर्म में। कार्टिशियन फॉर्म में देखो,
तो मान लो वही हमारी लाइन है और लाइन पे हमें एक पॉइंट गिवन है ए पॉइंट, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ए पॉइंट इज x1 y1 एंड z1। और हमें गिवन है कि ये जो हमारी लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल है। अभी हमें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ऐसे हमें गिवन है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड गिवन डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शनल कोसाइंस। तो हमें गिवन है कि इस लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज या फिर डायरेक्शनल कोसाइंस क्या है। तो हमारी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन रेशियोज क्या है, ए बी सी। तब लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सेम चीज़, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करूंगा आर विथ इट्स कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो जो मेरा ए आर वेक्टर है, दिस ए आर वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस बी वेक्टर, लेट्स से। तो ए आर वेक्टर क्या होगा, अब अगर तुम्हें ए आर वेक्टर लिखना है, सो ए आर वेक्टर विल बी एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, एंड दिस इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है एक दूसरे के, इसका मतलब जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट है एक तरीके से वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्स माइनस एक्स वन बाई ए शुड बी इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी equal to some constant lambda. So this is the equation of a line in Cartesian form। ये क्या होगी, एक लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इन 3D। समझ में आ रहा है? चलो और देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर आगे जाएंगे। क्वेश्चन करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड पैरेलल टू द वेक्टर। देखो एक लाइन है और लाइन पास कर रही है किसी एक पॉइंट से, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, और उस पॉइंट ए के कोऑर्ड ये क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ये गिवन है हमें। और इसके पैरेलल में हमें लाइन गिवन है, इसके पैरेलल जो लाइन है पैरेलल टू द वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप, मतलब इसी के हमें डायरेक्शनल रेशोज गिवन है और हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो पहले तो वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू लाइन पे एक पॉइंट हमें पता है क्या है, पॉइंट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन, किसके पैरेलल है ये, 4i कैप प्लस 5j कैप। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये तो लिख दी मैंने वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। अब अगर इसी इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म, तो तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए कि इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 1 और -3 होंगे, और इसके जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा, 4 5 और 0 है ना। इसके जो पैरेलल वेक्टर है इस पे एक पॉइंट क्या होगा, 4 5 और 0। और अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ए आर वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इन दोनों के क्या होंगे, जो कोएफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू z प्लस 3 बाई 0। दिस विल बी द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। आ रहा है समझ में? चलो, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या क्या इक्वेशन होंगे, तो एक्स एक्सिस का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर बाद में बाकी एक्सिस का तुम लोग कर सकते हो। एक्स एक्सिस का हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो हमें पता है एक्स एक्सिस कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, तो पॉइंट तो हो गया अपना ओरिजिन, प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। सो दिस विल बी द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा आई कैप।
से वाई एक्सिस का क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा जे कैप, और जेड एक्सिस का आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा के कैप। अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन मैं लिखूँ कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ी सी दिक्कत देता है, बाकी तो कुछ नहीं है कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, इमेजिन करो देखो, इमेजिन करो पास कर रही है लाइन ओरिजिन से, ओरिजिन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट मान लो, एक्स वाई जेड कोई एक पॉइंट है, तो एक्स माइनस ज़ीरो और पैरेलल किसके हैं, आई कैप के, आई कैप इज़ 1 0 0, सो एक्स माइनस ज़ीरो बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो इक्वल टू जेड माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो, खत्म। इमेजिन कर पा रहे हो, एक्स माइनस ज़ीरो बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो इक्वल टू जेड माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो। दिस विल बी द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। चलो आगे देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। लाइन की इक्वेशन जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो मान लो 2 पॉइंट से पास कर रही है, दिस इज ए पॉइंट विच इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज बी पॉइंट विच इज़ बी वेक्टर। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। तो पॉइंट तुम ए वेक्टर कंसिडर कर सकते हो, पॉइंट तुम बी वेक्टर कंसिडर कर सकते हो। ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, खत्म हो गया यार, कितना ईजी है। ठीक है, चलो इसी को हम लोग डिराइव करते हैं किसके लिए, कार्टेशियन फॉर्म के लिए। वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, कार्टेशियन फॉर्म रहना चाहिए यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रही है, लेट से दिस इज पॉइंट ए विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1, और ये है पॉइंट बी x2 y2 z2। तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ मैं कैसे इमेजिन करता हूँ इक्वेशन लिखते टाइम। तो मैं इमेजिन करता हूँ कि यार इस पर कोई पॉइंट ले लेता हूँ मैं r, x y z, तो मैं ए आर वैक्टर लिख लेता हूँ। तो ए आर वैक्टर कैसा आएगा, ए आर वैक्टर आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स वन, यहाँ पे y माइनस वाई वन, यहाँ पे z माइनस जेड वन, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू ए बी वैक्टर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। सो डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, खत्म। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। समझ गए, इन कार्टेशियन फॉर्म एंड इन वेक्टर फॉर्म। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, इस पे देख लेते हैं कितना कुछ तुम्हें समझ में आया है लाइन की इक्वेशन लिखने में। थोड़ा सा वियर्ड तो है 3D ज्योमेट्री, बट जब तुम समझ जाओगे तो बहुत ही ईजी लगेगा तुम्हें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो पहले वेक्टर फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या आएगी इसकी, आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट तो हमें गिवन है ए पॉइंट, तो ए पॉइंट को अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो 6 माइनस 2 4 आई कैप माइनस 4 जे कैप और फिर माइनस 2 के कैप। हो गया इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। इसी इक्वेशन को अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो तुम्हें एक पॉइंट पता है 6 माइनस 7 माइनस 1, सो एक्स माइनस 6 वाई प्लस 7 एंड जेड प्लस 1, ये एक वेक्टर आ गया टाइप ऑफ इमेजिन करने के लिए। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए बी वैक्टर के, दैट इज 4 6 माइनस अगर तुम करोगे, या फिर बी ए वैक्टर भी लिख सकते हो, दैट इज माइनस 4 4 एंड 2, माइनस 4 4 2 इक्वल टू लैम्डा, खत्म। दिस विल बी द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत ज़्यादा ईजी होता है यार, कुछ भी हार्ड नहीं होता इसमें। ठीक है चलो
एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब पढ़ते हैं दो लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा। वैसे हमने पढ़ा है, बट जब हमने पढ़ा था तब हमें एंगल गिवन था जब हमें डायरेक्शनल कोसाइंस पता थे, L1 M1 N1 L2 M2 N2, तब क्या होता है दो लाइंस के बीच में एंगल cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अभी देखना है हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन, जब हमें उनके इक्वेशन गिवन हो। तो मेरे पास लाइन L1 है जिसका इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है L2 R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या आएगा, cos थीटा। बताओ। तो दोनों के जो डायरेक्शन है, एक का डायरेक्शन B1 वेक्टर है, दूसरा का डायरेक्शन B2 वेक्टर है, तो अगर इन दोनों के बीच में मैं एंगल फाइंड कर लूँ तो वही सेम एंगल होगा लाइंस के बीच में भी। तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ B2 वेक्टर। खत्म। चलो क्वेश्चन ट्राई करो एक। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में तुम्हें एंगल फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे B1 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा B2 वेक्टर क्या है, B2 वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, cos थीटा विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, या फिर B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 वेक्टर। तो B1 डॉट B2 क्या आएगा, B1 डॉट B2 आएगा 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 2 2, और दूसरा वेक्टर क्या है 3 2 6। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा cos थीटा इक्वल टू 19/21, है ना। तो थीटा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। दिस विल बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा जब उनके तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म में वो लाइंस गिवन हो। तो मेरे पास एक लाइन है L1, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मेरे पास एक लाइन है L1 विच इज x माइनस 2/6 इक्वल टू y माइनस 1/-8 इक्वल टू z प्लस 2/10 इक्वल टू सम लैम्डा, ठीक है। और दूसरी लाइन है मेरे पास L2 दैट इज x प्लस 1/6 इक्वल टू y प्लस 10/7 इक्वल टू z माइनस 5/-2, है ना, इक्वल टू सम म्यू मान लेता हूँ मैं। ये दो लाइंस है और मुझे इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं लाइन L का एक जनरल पॉइंट लिख लेता हूँ लाइन L1 का। तो लाइन L1 का जनरल पॉइंट क्या होगा बताओ, 6 लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस 8 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 10 लैम्डा माइनस 2। और लाइन L2 का जनरल पॉइंट क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 1, 7 म्यू माइनस 10 और माइनस 2 म्यू प्लस 5। तो अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो 6 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 6 म्यू माइनस 1 होगा, और माइनस 8 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 7 म्यू माइनस 10 होगा। अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिलेगा। लैम्डा और म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें दो ही इक्वेशन चाहिए। तो ये जो तीसरा है 10 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 म्यू प्लस 5, तुम क्या करोगे, इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को यहाँ पे चेक करोगे। अगर चेक करने के बाद ये दोनों भी इक्वल होते हैं दैट मीन्स दोज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट, और अगर इक्वल नहीं होते दैट मीन्स वो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही। समझ गए, ठीक है। चलो तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा 1/2, म्यू का वैल्यू आएगा 1। इफ़ यू कैलकुलेट देन लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/2, म्यू विल बी इक्वल टू 1, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा
वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। मैं चाहूँगा कि तुम लोग ये सब कैलकुलेट करो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करो। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी 5 - 3 and 3। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ट्राई कर लो। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट और इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन। ये मैं समझाऊंगा डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, या फिर तुम मान सकते हो इसमें हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का निकालना है तो पहले हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और फिर लेंथ निकालेंगे, है ना। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या ही ट्राई करोगे, देखो यहाँ पे तो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। लाइन का इक्वेशन मुझे पता है। लाइन का इक्वेशन क्या है, x+3/5 = y-1/2 और z+4/3। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और मुझे इस पॉइंट 0,2,3 से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं P, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ Q। मुझे इस Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो ये जो Q पॉइंट है ये लाइन पे लाई करता है, मतलब इस Q पॉइंट को अगर मैं इक्वल टू लैम्डा मानूँ तो Q पॉइंट होगा 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा - 4। करेक्ट है, ये होगा हमारा क्या, Q पॉइंट। ओके, अब ये जो PQ वेक्टर है, दिस PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो PQ वेक्टर है मेरा, ये मेरे लाइन के परपेंडिकुलर है। और इस लाइन जो किसके पैरेलल है, ये लाइन तो जो हमारे पैरेलल वाले होते हैं, डायरेक्शन वाले, वो नीचे होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो PQ वेक्टर है, दिस PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, विच आई कैन कॉल एज B वेक्टर। सो आई कैन राइट PQ वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अगर PQ वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0 करोगे, पहले तो PQ वेक्टर क्या आएगा, PQ वेक्टर आएगा 5 लैम्डा - 3, 2 लैम्डा + 1 - 2, सो 2 लैम्डा - 1, 3 लैम्डा - 7। इसका डॉट करना है तुम्हें 5, 2, 3 के साथ, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हें लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो तुम्हें Q पॉइंट मिल जाएगा। Q पॉइंट क्या आएगा, 2, 3, -1, 2, 3, -1। और अगर तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो तुम PQ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। PQ विल बी इक्वल टू √21। तो मेथड सीखो, यहाँ पे मेथड सीखना इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो पहले तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो, उस पॉइंट को Q नाम दे दो, Q का एक जनरल फॉर्म लिख लो, और फिर उसके बाद वो जो तुम्हारी लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी, तुम्हारे परपेंडिकुलर के तुम डॉट प्रोवाइड कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से लैम्डा का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। सो दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब तुम बोलोगे कि सर इमेज ऑफ पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया ना, इमेज ऑफ पॉइंट इन लाइन। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि चलो यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आ गया, अब इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे यार, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ये P पॉइंट और उस इमेज का मिड पॉइंट होगा ना है कि नहीं। P पॉइंट और उस इमेज का जो मिड पॉइंट होगा वही तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो वहाँ पे तुम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, तुम्हें वो जो दूसरा पॉइंट है R, वो R पॉइंट मिल जाएगा, खत्म इमेज ऑफ पॉइंट। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। किसी भी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है। तो इसका मेथड 1 तो हमने अभी देख लिया। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था, लाइन से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, पहले हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड किया और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें लगा दिया। इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, वो मेथड हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। वो मेथड क्या है, देखो यहाँ पे। ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर लाइन। ये हमारी लाइन है, x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। और इस लाइन पे ये एक पॉइंट है P। पहले तो तुम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस मेथड से, या फिर ये दूसरी मेथड। और इस पॉइंट P का मुझे लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q। ओके, तो मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँगा इस लाइन पे R,
और मैं कैलकुलेट कर लूँगा ये वेक्टर पी आर वेक्टर। देखो यहाँ पे ध्यान से, पी आर वेक्टर आर है ना, पी आर वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज पी क्यू। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, सो पी क्यू विच इज़ आवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा पी आर साइन थीटा, है ना, पी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। करेक्ट है। थीटा इज एंगल बिटवीन पी आर एंड द लाइन। तो लाइन का जो वेक्टर है, लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर, लाइन के पैरेलल वेक्टर, उसको मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर, विच विल बी इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी पी आर वेक्टर क्रॉस आर क्यू वेक्टर या फिर क्यू आर वेक्टर तुम लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आर वेक्टर। एंड दिस विल बी फ्रॉम हियर इफ यू कैंसिल आउट दिस, और क्यू आर वेक्टर जो है उसको तो मैंने बी वेक्टर माना हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बी वेक्टर, और यहाँ पर भी बी वेक्टर। देन योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जहाँ पे बी वेक्टर क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन, और पी आर वेक्टर क्या है, कोई भी एक आर पॉइंट ले लो लाइन पे और उसको पी पॉइंट के साथ वेक्टर निकाल लो। क्वेश्चन से करते हैं इसको, अपने पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। चलो डिस्टेंस फाइंड करो इस पॉइंट का लाइन से। मेथड 1 से भी कर सकते हो, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस मेथड से कर रहा है, किसी को फार्मूला पता है कि नहीं पता है, इससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। ठीक है, भाड़ में जाए फार्मूला, तुम्हें जिस मेथड से आता है उस मेथड से करो, ठीक है। चलो, तो ये हमारी लाइन है और ये हमारा पॉइंट है, तो लाइन का ये क्या हो जाएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, डायरेक्शन लाइन का, दैट इज़ बी वेक्टर। और इस पॉइंट यहाँ पे इस लाइन पे मुझे कोई एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा आर। तो आर पॉइंट कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, सभी को जीरो कर दो ना ऊपर, है ना। तो एक्स दैट इज़ 3 1 और -1, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, है ना। तो अगर ये पॉइंट मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ऊपर मैंने सबको जीरो कर दिया यार, सबसे ईजी चीज़, है ना। तो पी आर वेक्टर क्या आएगा, पी आर वेक्टर, सो दिस वेक्टर, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो वेक्टर, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। पी आर वेक्टर क्या आएगा, पी आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 3 आई कैप प्लस माइनस जे कैप, 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं मान लूँ डी, इफ आई अज्यूम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बी डी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है √4 + 1 + 4 है ना। तुम्हें पी आर क्रॉस बी करना पड़ेगा, तो पी आर क्रॉस बी करने के लिए इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, पी आर क्रॉस बी का। यहाँ पे फॉर्मूले में भी मैग्नीट्यूड कर दो, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिखा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड, साइन थीटा के लिए तुम्हें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन तो उसकी थंब रूल से आती है। तो अगर मुझे पी आर क्रॉस बी करना है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप। पी आर वेक्टर क्या है, पी आर वेक्टर इज 3 - 1 -4, और बी वेक्टर क्या है, 2 1 2 2 1 2। इसको सॉल्व करो, दिस विल गिव यू पी आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो कि तुम्हारा आएगा कैलकुलेट करने के बाद 2 आई कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर क्रॉस बी, and that magnitude will be √4 + 196 + 25।
दैट इज रूट ऑफ 225, है ना। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ऑफ 225, so the answer will be 15/9, 15/3, 5 यूनिट्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये भी झंझट वाला काम ही है। उससे अच्छा यार फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो अपना था मेथड उसी को यूज़ कर लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लो जल्दी से, और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ये भी तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हें अगर ये चीज़ करनी है तो ये भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, तो स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस मतलब ऐसी लाइन जो कि पैरेलल भी नहीं है, नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो स्क्यू लाइंस के बीच में, उसका एक फॉर्मूला है। उसका डेरिवेशन करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा तुम्हें तो वो इमेजिनेशन में ना जाते हुए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हो। तो स्क्यू लाइंस तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो कभी एक प्लेन में नहीं होती। स्क्यू लाइंस जैसे अगर एक प्लेन में है, तो एक प्लेन में हो तो लाइन पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। अगर लाइंस एक प्लेन में है तो दो ही पॉसिबल केसेस है, या तो वो लाइन पैरेलल होती है या फिर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है बट स्क्यू लाइंस नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। तो तुम बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। तो जैसे ये एक लाइन है मेरी, है ना, और दूसरी लाइन मान लो ये है। अब ये लाइन ना तो एक दूसरे के पैरेलल है, कहाँ पे पैरेलल है, एक ऐसे है एक ऐसे है, ना ही ये कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस हमेशा एक प्लेन में नहीं होती। तो इनके बीच में बट मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता सकता हूँ। तो इनके बीच में ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बाकी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर तुम डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो वो दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका एक हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन और डायग्राम्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो मान लो एक स्क्यू लाइन है तुम्हारी R1 वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और जो दूसरी स्क्यू लाइन है R2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। तो दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मॉड ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डिवाइडेड बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। दिस विल बी द फॉर्मूला। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ऊपर जो है इसको कहते हैं स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली इसको जेई मेंस के सिलेबस से उन्होंने निकाल दिया, जो कि नहीं निकालना चाहिए था उनको। बट ये जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज स्केलार ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको मैं बॉक्स प्रोडक्ट से ऐसे लिख सकता हूँ, A2 माइनस A1 B1 एंड B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, अब ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला तो ऑब्वियसली तुम A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लो, B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट कर लो, और फिर दोनों का डॉट ले लो। ये हो गया एक मेथड कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड कैलकुलेट करने का इसको ऐसे है, बॉक्स प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का। मान लो मैंने तुम्हें ये तीन वेक्टर दिए हैं A B C। ठीक है, मैंने तुम्हें तीन वेक्टर्स दिए हैं ABC। सुहास, मान लो मैंने तुम्हें तीन वेक्टर्स दिए हैं ABC। लेट से ए वेक्टर इज A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। दूसरा वेक्टर है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। और तीसरा वेक्टर है A3 आई कैप प्लस B3 जे कैप प्लस C3 के कैप। तो इनका अगर मुझे बॉक्स प्रोडक्ट करना है, दैट बॉक्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। तो तुम्हें ये झंझट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये अगर तुम्हें वेक्टर कैलकुलेट करना है तो तुम्हें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और फिर दोनों का डॉट करना पड़ेगा। तो ये करने की बजाय ये डायरेक्टली तुम्हें मिल जाएगा इससे। ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डायरेक्ट फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।
ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2018 में स्क्यू लाइंस के ऊपर। पहले तो लाइंस की इक्वेशन लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म। तो लाइंस की इक्वेशन क्या होगी बताओ? दिस विल बी -1 आई कैप -2 जे कैप -1 के कैप, है ना, माइनस आई कैप -2 के कैप -j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। करेक्ट है, ये डायरेक्शन होती है नीचे। यहाँ पर ये क्या आएगा? ये आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और किस पॉइंट से पास कर रही है ये लाइन? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये यहाँ पे मैंने लिख लिया दोनों लाइंस का इक्वेशन। तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डी विल बी इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 B1 B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, दिस। तो यहाँ पे अगर तुम कैलकुलेट करोगे A1 A2 सभी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो तुम। A1 क्या है? A1 है यहाँ पे, ये वाला पार्ट जो है दिस इज A1, दिस इज A1, दिस इज B1, दिस इज A2 एंड दिस इज B2। सभी के सभी वैल्यूज़ तुम्हें यहाँ पे गिवन है, बस वैल्यूज़ उठा के इस फॉर्मूले में डाल देनी है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी 17/5√3। आई होप तुम सभी लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हें फॉर्मूलेज आने चाहिए और तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि आई थिंक हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है। नहीं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट। दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगी? अरे यार कुछ भी नहीं है इसमें। दो लाइंस इंटरसेक्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी? उनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में क्या हो जाएगी? 0। चलो क्वेश्चन ट्राई कर लो ये वाला। हमें फाइंड करना है कि ये पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करती है या फिर नहीं। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है तो इंटरसेक्ट करती है, नहीं है तो नहीं करती फिर इंटरसेक्ट। ठीक है, चलो उनको बोल बस 5 मिनट बाहर रहे, 5 मिनट में हो जाएगा मेरा। चलो डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कैलकुलेट करना है। एक्चुअली मेरे दोस्त बाहर बहुत हल्ला कर रहे हैं तो हमें जल्दी से, लेक्चर भी ज़्यादा नहीं बचा है, लेक्चर भी लगभग एक 4-5 मिनट का ही बचा है, तो जल्दी से हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। तो अगर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें ऑब्वियसली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर कैलकुलेट करना है। अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, नहीं आता तो नहीं करती फिर। तो A2 माइनस A1 क्या होगा? देखो 2 आई कैप माइनस जे कैप, इसमें से ये कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 A2 क्या है सभी, फिर तुम वहाँ पे कर सकते हो। A1 प्लस लैम्डा B1 होता है ना, तो दिस इज़ A1, दिस इज़ इन लैम्डा, दिस इज़ B1, दिस इज़ A2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है? B2। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो सभी। सो इफ़ यू कैलकुलेट दिस विल कम्स आउट टू बी -1। सो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स लाइन्स डजेंट इंटरसेक्ट। ये जो लाइन्स है ये इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलो लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारा आज का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अरे यार अभी दो कॉन्सेप्ट बचे हैं क्या? चलो ठीक है, खत्म कर देते हैं जल्दी से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस है तुम्हारे पास तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो एक तो लाइन है तुम्हारी R1 लाइन, सो विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। ठीक है, या फिर लैम्डा B वेक्टर, दोनों लाइन्स अगर पैरेलल है
तो उनका जो लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो दोनों का सेम ही होगा, सो सेकंड लाइन विल बी a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर ओनली। तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इजीली दो लाइंस अगर तुम्हें गिवन है, अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस कैसे पता चलेगा, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो उनके बीच में तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है अपना वो है कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी। दो लाइंस कब कोप्लैनर होंगी? दो लाइंस कोप्लैनर लेने के लिए क्या है, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होना चाहिए और दोनों स्क्यू लाइंस नहीं होनी चाहिए, तो दोनों लाइंस क्या होंगी, कोप्लैनर होंगी। ठीक है, इफ़ दे आर इंटरसेक्टिंग और दे आर पैरेलल। अगर या तो वो इंटरसेक्टिंग, देखो दो लाइन कोप्लैनर कब होंगी, या तो वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए या फिर पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो कोप्लैनर नहीं होंगी, मतलब वो स्क्यू नहीं होगी। जो लाइन स्क्यू नहीं होती वो कोप्लैनर होती है। एक तरीके से तुम समझ पा रहे हो, इस चीज़ को सोच पा रहे हो, जो लाइन स्क्यू नहीं होती वो कोप्लैनर होती है। ठीक है, तो या तो वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए या फिर वो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, दोनों के वो जो क्या बोलते हैं उसको डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ये अगर दोनों दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो होना चाहिए कोप्लैनरिटी के लिए, या फिर दूसरी चीज़ दोनों पैरेलल होनी चाहिए। दोनों पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम सेम डायरेक्शन। तो दोनों लाइंस कैसे होती है, पैरेलल होती है। चलो, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जेई मेन 2013 का, तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एज अ होमवर्क देता हूँ। तुम्हें बस यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है कि ये लाइंस कोप्लैनर होने के लिए जो दो कंडीशन मैंने बताई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू जीरो कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन जो है तुम्हें होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी बहुत हल्ला यहाँ पे हो रहा है बाहर और मेरी वजह से ही बस वो चुप बैठे, तो ज़्यादा देर तक मैं उन्हें चुप भी नहीं रख सकता। ठीक है, अभी तो जय श्री राम होगा इधर तो इसीलिए ये तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर है थर्ड आंसर। तो अगर इसका आंसर तुम्हें आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो। और अब तो सारे के सारे चैप्टर्स भी मैंने कवर कर दिए, तो पता नहीं हमारी और आपकी मुलाकात आगे कब होगी, बट जब भी होगी तब मैं तुम लोग के लिए अच्छा ही कुछ लेके आऊँगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक पढ़ते रहो यार, बाय बाय।